हेलो बच्चों, एग्री बायोकेमिस्ट्री चैनल पर हम लाए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर केमिस्ट्री में जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट में इस माइंड मैप में हमने वो पॉइंट कवर किए हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी, रिजिडिटी होगी, है ना। तो और वो क्या होगा कि उसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब उसको कंप्रेस करने पर वो दबेगा, मतलब उसका जो फेस शेप है वो इतने जल्दी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट जो होती है उसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। पार्टिकल क्या होंगे? बहुत पास बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें जो पार्टिकल है उसका डेफिनेट कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, रिजिडिटी होती है। तो ये आपके सॉलिड के कैरेक्टर। वैसे हम जानते हैं कि जब भी पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको 3 अवस्था में रखा जाता है: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस में जो होता है कण बहुत पास होते हैं, लिक्विड में कण थोड़े से दूर होते हैं, गैस में कण और दूर हो जाते हैं। मतलब कणों के बीच में अगर आकर्षण बहुत कम है तो वो गैस अवस्था है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो लिक्विड अवस्था, और सबसे ज़्यादा आकर्षण आ गया तो ठोस अवस्था आ गई। हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में मुख्यतः जो ट्रू सॉलिड होता है उसको हम 2 टाइप में मानते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिसकी एक फिक्स ज्योमेट्री है। क्या है? एक फिक्स ज्योमेट्री है। और एमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर शेप है। क्रिस्टलाइन का मतलब रेगुलर शेप है। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस आता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर प्लस आता है। जब प्लस और माइनस होते हैं तो इनके बीच में कोई रिजिड बॉन्ड नहीं बनता। तो ये क्या करते हैं, प्लस और माइनस के बीच में प्रेम है, आकर्षण है। आकर्षण है इसलिए ये एक विशेष प्रकार का व्यवस्था बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिक्स। 3D समझ। क्यों? ये माइनस है तो ये क्या चाहेगा कि इसके आसपास प्लस आ जाए। क्या चाहेगा कि इसके आसपास प्लस आ जाए। ये प्लस है तो ये क्या चाहेगा? इसके आसपास माइनस आ जाए। क्या चाहेगा? इसके आसपास माइनस आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए इनका क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल लैटिक्स। और जिस बिंदु पर परमाणु, है ना, पार्टिकल, अणु उपस्थित होता है उस बिंदु को पॉइंट को बोला जाता है लैटिक्स पॉइंट, जालक बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अगर हम क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में बेसिक डिफरेंस देखें तो बेसिक डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में है कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होंगे उनका आकार, ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। क्रिस्टलाइन ठोस का ज्योमेट्री क्या होता है? फिक्स होता है ना, रेगुलर होगा। और एमोर्फस का जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर हो। तो डेफिनेट शेप होता है, इनका नॉन डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। तो डेफिनेट शेप होगा और ये नॉन डेफिनेट शेप के होंगे। अगर आप देखो दूसरा पॉइंट, तो ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक क्या मतलब है? एनआइसोट्रोपिक का जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि A प्लस B माइनस, फिर ये चाहेगा इधर A प्लस आ जाए, फिर चाहेगा कि यहाँ B माइनस आ जाए, फिर यहाँ A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है। तो इसने क्या किया? अपने आप को अरेंज किया। अब देखिए, जब हम किसी दिशा में गए तो किसी दिशा में, जैसे हम मान लीजिए इस दिशा में गए, इस दिशा में जैसे हम गए तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है BAA। क्या मिल रहा है? BAA मिल रहा है, BAA। जब हम इस दिशा में गए तो हमको मिल रहा है ABAB। क्या मिल रहा है? ABAB, ठीक है। तो हम जब भी एनाइसोट्रोपिक की बात करते हैं उसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएंगी, डिफरेंट कैरेक्टर आ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर। और जब किसी भी डायरेक्शन में जाओ और जो गुण हैं वो एक जैसे मिलते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें हमेशा कंफ्यूज होता है कि क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं। तो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं जबकि एमोर्फस आइसोट्रोपिक नेचर का होता है ना। क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं और एमोर्फस एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है।
ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो क्रिस्टलाइन का डेफिनेट शेप होता है जबकि एमोर्फस का इरेगुलर शेप होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का देखूं तो जहां बिल्डिंग बन रही होती है तो ईंट का जो ट्रैक्टर आता है ट्रॉली भर के, तो क्या होता है, दो प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि यदि वो ट्रैक्टर वाला सारी ईंट को क्या किया, डंपर उठाया और डाल गया, है ना, ऐसे 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 डाल गया, और या वो क्या करेगा, वो ट्रैक्टर वाला जो क्या है कि वो ईंट को एक व्यवस्थित ऐसे रख के चले जाते हैं, ऐसे रख के चले जाते हैं, है ना, देखा होगा तुमने, कहीं कहीं बिल्कुल आया ट्रैक्टर ने उठा दिया तो सारी ईंट को ऐसे बिखेर के चला गया। और कभी कभी क्या वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रख के जाते हैं। तो जो सिस्टमेटिक तरीके से रख के जाते हैं वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है, और जो ऐसे ही डंपर उठा दिया और इरेगुलरली उनको रख दिया तो वो है आपका एमोर्फस का एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है, हर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, है ना, जबकि आइसोट्रोपिक नेचर का एमोर्फस होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात क्या है कि इनकी सेल, है ना, क्या होगा कि ये अपनी, जैसे ये देखो, एक ये पूरा ईंट का वो बना था, एक छोटी ईंट का जो होगा वहीं से वही जो छोटी ईंट है उसी को रख 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 के हमने क्या किया, एक बड़ा शेप बना दिया इसी को। तो मतलब इसकी बेसिक जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, एक ईंट है। अब ऐसे ही जब क्रिस्टलाइन ठोस की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक यूनिट होगी, जिसको बार बार रिपीट करने पर वो क्रिस्टलाइन का 3D स्ट्रक्चर बना है ना, त्रिविमीय ज्यामिति बनी है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल की बात करते हो तो वो दो प्रकार की होती है, प्रिमिटिव और सेंट्रल, है ना। प्रिमिटिव और सेंट्रल में क्या फ़र्क है, प्रिमिटिव का मतलब है ऐसी यूनिट सेल, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कण, जिसमें पार्टिकल क्रिस्टल पॉइंट पर कॉर्नर में उपस्थित है। कहाँ है, क्रिस्टल पॉइंट के कॉर्नर में उपस्थित है। क्रिस्टल में कहाँ है, कॉर्नर में। केबल और केबल कहाँ होंगे, कॉर्नर में। जबकि सेंटर की बात करोगे तो वो तीन प्रकार की होती है, और वो कॉर्नर के बिसाइड्स भी पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, मतलब कॉर्नर के अलावा भी पार्टिकल अन्य स्थान पर होते हैं। तो कौन कौन से स्थान पर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि क्यूबिक सेल हमारी ऐसी बनती है ना, ये एक क्यूबिक सेल बन गई, इसी का बार बार रिपीटिशन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका ये क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो यदि सारे कण जो हैं वो कहाँ हैं, केवल और केवल कोने पर है, कहाँ है, केवल और केवल कोने पर है, तब उसका नाम हो जाएगा प्रिमिटिव सेल। क्या नाम हो जाएगा, प्रिमिटिव सेल। लेकिन अगर कण के पार्टिकल कोने के अलावा बीच में आ गए, कहाँ आ गए, बीच में, जैसे अपना कमरा है, कमरा का एक सेंटर होगा, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना, तो कमरा का एक सेंटर होगा, उस कोने के जो बीच में जो सेंटर आ रहा होगा, अगर उसमें एक पार्टिकल और आ जाए तब उसका नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर सेल। ठीक है। फिर अगर हम दूसरी की बात करें तो एक है फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब है कि कोने के अलावा, है ना, जो आपके कमरे के कोने के अलावा भी कहाँ है, कोने में तो है ही, और कहाँ कहाँ आ गए, फेस में भी आ गए, कहाँ कहाँ आ गए, फेस में भी आ गए, है ना। तो कोने पर भी है और फेस में भी आ गए, इसीलिए उसका नाम है फेस सेंटर सेल। क्या नाम है, फेस सेंटर सेल। लास्ट है एंड सेंटर सेल। एंड सेंटर सेल में बस इतना सा फर्क है कि इसमें केवल और केवल कोई भी दो अपोजिट फेस के ऊपर ही पार्टिकल आएगा। कहाँ आएगा, दो अपोजिट फेस के ऊपर ही पार्टिकल आएगा, मतलब इसमें कॉर्नर के अलावा और कहाँ आएगा, दो अपोजिट फेस के सेंटर में, है ना। तो कोने पे तो था ही, कोने पे होंगे ही, और कोई से भी दो अपोजिट फेस मान लो एक यहाँ है तो एक यहाँ आ जाएगा अपोजिट फेस, है ना। तो ये हो गया आपका एंड सेंट्रल की बात करें। फिर अगर हम बात करें डिफेक्ट्स की, तो डिफेक्ट्स की हम जानते हैं कि जब भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसके कॉर्नर पर क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, तो वो आइडियल क्रिस्टल कहलाता है। जब सारे क्रिस्टल पॉइंट ऑक्यूपाई बाई द पार्टिकल्स देन इट इज नोन एन आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल में सारे क्रिस्टल पॉइंट क्या है, भरे हुए होंगे। यदि कोई क्रिस्टल पॉइंट खाली हो जाए, हो सकता है कि वो जो कण है वो जाके खाली स्थान पर पहुंच जाए, या कण अपने स्थान को छोड़कर कहीं चला जाए, तब इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स, है ना। या तो कोई अपना स्थान छोड़ के चला जाए या उसके अंदर कोई अशुद्धि डाल दो। अशुद्धि डालने को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्धि को डोपिंग कहते हैं। तो फिर ये जो डिफेक्ट हैं, इन क्रिस्टल जालकों में डिफेक्ट्स का निर्माण होता है। दो प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्टाइकोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, है ना। स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या फ़र्क है, तो स्टाइकोमेट्री क्या होती है, स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है जैसे तुमने लिखा है AX BY,
क्या लिखा है AXBY। अगर AXBY लिखा है, तुमने कहा कि भैया ये AXBY है, तो इसके अंदर कितने कैटायन और कितने एनायन होंगे ये हमें निकाल लेना। तो हमने इसको तोड़ा, हमने तोड़ा, क्या तोड़ा, y प्लस x माइनस, यहाँ y आ गया और यहाँ x आ गया, ठीक है। तो यदि जितने भी इसके अंदर जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार ही इसमें जो फॉर्मूला में मास फॉर्मूला में इसके कैटायन और एनायन का रेशियो बताया गया है, अगर रियल में भी उतना ही है तो इसका मतलब है वो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। क्या बोल दिया, जिसका जो फॉर्मूला से रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शन होता है, और उसके अंदर भी वो उतने ही हैं, तो उसका नाम होता है स्टाइकोमेट्रिक यौगिक या स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट आता है उसका नाम है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और जिनका फॉर्मूला कुछ और हो जबकि उनके अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो कुछ और हो, तो उनको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। फिर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, एक तो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करेंगे तो कुछ नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कण हैं वो क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़ देते हैं। कौन कौन छोड़ता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन लीव देयर इंटरस्टिशियल पॉइंट, है ना। क्या होता है कि वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या करते हैं, अपने इंटरस्टिशियल स्थान को छोड़ देते हैं। मान लीजिए ये प्लस था, है ना, एक जालक का निर्माण करते हैं, ये यहाँ प्लस था, माइनस था, प्लस था, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये एक जाल था, ये जाल था। तो हमने जैसे ही देखा कि जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट आया तो उसने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर पोजीशन, है ना, कि इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक कैटायन यहाँ से उड़ा दिया और एनायन को यहाँ से उड़ा दिया, तो ये दो स्थान खाली हो गए। तो ये कौन सा डिफेक्ट आया, ये आया शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब किसी भी क्रिस्टल जाल से जितने कैटायन और जितने एनायन बराबर संख्या में बाहर जाएंगे तो उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, है ना। अगर एक कैटायन बाहर जा रहा है तो एक एनायन भी उसके साथ जाएगा, दो कैटायन बाहर जा रहा है तो दो एनायन भी उसके साथ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, क्या ये ऐसा है कि पहले कैटायन था अब एनायन बन जाएगा, नहीं, पहले जो चार्ज था वही रहेगा। तो इलेक्ट्रिकली तो अभी भी क्या है, न्यूट्रल ही होगा। इलेक्ट्रिकल तो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि एक प्लस बाहर गया तो एक माइनस भी बाहर गया, तो इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या डिस्टर्ब हो जाएगी, डेंसिटी। क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, घनत्व। तो इसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें उदाहरण है NaCl। कौन सा उदाहरण है, NaCl है, KCl है, AgBr है। अगर हम बात करें फ्रैंकलिन डिफेक्ट की, तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अंदर कुछ नहीं होता है कि ये जो है कैटायन जो है वो क्या करेगा, अपने स्थान को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्थान पर आ जाएगा। क्या बोल दिया, कैटायन क्या करेगा, अपने स्थान को छोड़कर इंटरस्टिशियल अंतरकाशीय जो स्थान होंगे उनके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या नाम हो जाएगा, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। फिर अगर हम बात करें तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। किसके अंदर होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी वर्ग के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। अब एक है मेटल एक्सेस, नाम में ही क्या है, मेटल एक्सेस, है ना। और मेटल क्या होते हैं, मेटल होते हैं कैटायन। मेटल क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। अब इन्होंने बोला कि ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके अंदर मेटल ज़्यादा होगा, यानी कि कैटायन की संख्या ज़्यादा होगी। किस तरह से कैटायन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट metal axis defects due to anion deficiency, है ना। एनायन के लॉस बोल दो, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे हमारा ये क्रिस्टल जालक पड़ा था, है ना, ये क्रिस्टल जालक हमारा पड़ा था। अब इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि ये क्लास है
माइनस ये था। अब क्या होगा कि हमने क्या किया कि जो माइनस है वो क्या हुआ, बाहर चलेगा, है ना, क्या माइनस क्या हो गया, बाहर चलेगा। अब माइनस बाहर चलेगा तो हम देखो गिने तो 1 2 3 4 5 प्लस हैं और 2 माइनस है, तो मतलब माइनस क्या हो गया, कम हो गया, तो एक प्लस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि प्लस बढ़ रहा है मतलब मेटल बढ़ रहा है, मेटल ज़्यादा हो गया, तो मेटल ज़्यादा हो गया इसलिए इसका नाम क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। हुआ किसकी वजह से, माइनस के नेगेटिव आयन के क्या करने पर, अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाने के कारण हुआ। दूसरा हो सकता है मेटल आयन एक्सिस डिफेक्ट। एक्सिस में क्या होगा कि जो ये था हमारा, ये माइनस था, है ना, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा, है ना, ये माइनस और ये प्लस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब क्या होगा कि हमें बताना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन। कैटायन का मतलब क्या है, और ज़्यादा कौन, प्लस बाहर से कहाँ आ गए, अंदर आ गए। जैसे ही बाहर से अंदर प्लस आ गए तो अब भी प्लस की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब अब भी मेटल की संख्या बढ़ गई, तो इसलिए अभी भी इसका नाम क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायंस, ड्यू टू कैटायंस। अगर हम तीसरे डिफेक्ट की बात करें तो उसका नाम है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मेटल्स बाहर जाते हैं। आप इनके ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ लेना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टाइकोमेट्रिक में क्या है, शॉर्ट की है आपका, है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट है और आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट है, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो ये देखिए अच्छे से, है ना, ये कौन कौन सा है, शॉर्ट की है और फ्रैंकलिन है। शॉर्ट की में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वैलेंसी डिफेक्ट। नाम क्या है, इसको क्या बोल देते हैं, वैलेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वैलेंसी क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgBr। जब फ्रैंकलिन डिफेक्ट की बात करोगे तो आयन अपने स्थान को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इसको जो नाम है इससे क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसके क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, सॉरी डेंसिटी इसमें सेम होती है, इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। और इसके उदाहरण है ZnS, AgCl और AgBr, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी में सिंपल क्यूबिक सेंटर जो है उसका 52 है, बॉडी सेंटर वाले का 68 है, फेस सेंटर वाले का 74 है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग का और क्यूबिक सेल पैकिंग का 74% है। इसको हम अच्छे से देख लेंगे अभी। चलिए, तो हमने क्या बोला था कि आपको पैकिंग या सेल का हम एग्जाम्पल, अगर हम सेल की बात करें, चलिए हम सेल देख लेते हैं। सेल करेंगे तो दो प्रकार की सेल पढ़े थे हम, एक प्रिमिटिव सेल और दूसरी सेंट्रल सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल की बात किया था तो कहाँ थे, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, है ना, और कॉर्नर के साथ अदर प्लेस पर भी, अदर पोजीशन या पॉइंट, अदर पॉइंट्स पे भी, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब आपको हम प्रिमिटिव सेल की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव सेल कैसा मिलेगा, देखिए ऐसा मिलेगा, पार्टिकल्स कहाँ हैं, कोने पर है, ठीक है। पार्टिकल्स कहाँ हैं, सबके कोने पर है, ये इधर है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर उपस्थित। अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि एक सेल को कितना परमाणु मिला। तो तुम ध्यान से देखोगे तो एक पार्टिकल यहाँ आएगा, एक पार्टिकल यहाँ आएगा। जब भी क्यूब की हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं तो तीनों एक होते हैं, 1 a सेम होता है। तो यानी कि इसकी रेडियस होगी r, इसकी रेडियस होगी r, और ये एक साइड के बराबर है, तो इसका हो जाएगा 2r बराबर a, मतलब r बराबर हो जाएगा a/2, है ना। हम जानते हैं कि पार्टिकल का जो शेप है उसको हमने स्फेरिकल मान रखा है, क्या रखा है, एज्यूम किया है कि यहाँ जो पार्टिकल होंगे वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो हमारा जो होगा वो क्या है, r 2r बराबर a हो जाएगा। अगर हम देखें कि इसमें कितने पार्टिकल एक सेल के अंदर आएंगे, जब सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर पे है, कहाँ हैं, कॉर्नर पे। तो जब भी पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं तो देखिए एक सेल का जो कॉर्नर होगा वो कितने, 8 सेल से टच होता है, कितने से टच होता है, 8 सेल से, मतलब एक कॉर्नर कितने में बटा है, 8 में बटा है। तो एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल है वो कितने में बटा है, 8 में, तो एक के हिस्से को कितना मिलेगा, 1/8।
एक कॉर्नर को कितना मिलेगा 1/8। ऐसे समझो कि 3D व्यवस्था है। देखिए इसको बना नहीं सकते, 3D व्यवस्था है, समझना पड़ेगा। अज्यूम कीजिए जैसे एक कमरा है, उसका एक कोना 8 कमरे के कोने से टच हो जाए। 3D में जब हमने उसको बनाया तो हमने उस कोने पे जाकर एक बॉल रख दी, तो वो 8 से टच हो रहा, तो बॉल कितने में विभाजित हो गई 8 से। फिर हमने बोला कि वो बॉल तुम्हारे वाले कमरे में कितने हिस्से में आ रही, तो तुम बोलोगे 1/8। कितने में आएगी अपने हिस्से में 1/8। और ऐसे ही कितने हैं 8 हैं, तो कितना पार्टिकल आ जाएगा 1। तो प्रिमिटिव सेल में Z इक्वल टू होता है 1। क्या होता है Z इक्वल टू 1। और हम इसकी वो देख चुके हैं, इसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी वो 52% होती है। तो कितनी होती है 52% होती है। अगर हम सेंटर सेल की बात करें तो सेंटर सेल में जो है वो आपकी सबसे पहली जो सेल होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी बॉडी सेंटर सेल। नाम क्या है, बॉडी सेंटर सेल। बॉडी सेंटर सेल का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ है, बॉडी पे है। मतलब क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ, क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ वो बॉडी में भी एक पार्टिकल है। तो बॉडी में एक पार्टिकल है मतलब जब हम किसी का अब बात करोगे तो किसी भी कमरे का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है √3a। क्या होता है √3a। अब तुम डायगोनल में देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, है ना, 2 कॉर्नर पे है R, इधर R और इधर भी R, और एक बीच में आएगा, है ना। तो ये जो है ये एक डायगोनल है, तो डायगोनल होता है √3a। डायगोनल क्या होता है √3a। और वो किसके अलावा होगा, तो R, 2R और R, मतलब 4R के बराबर होगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी √3/4a। R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी √3/4a। ये R का वैल्यू है। अगर बॉडी सेंटर में बात करोगे तो पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे है मतलब एक कॉर्नर को कितना मिल रहा होगा 8। कितने कॉर्नर है ऐसे 8, तो कितना आएगा 1। और एक पार्टिकल कहाँ है, बॉडी यानी कि बीच में, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब बॉडी सेंटर में देखा तो 8 तो उसके कॉर्नर में है, तो एक हिस्से को मतलब अपने वाले हिस्से में कितना पड़ रहा है 1/8, तो 1 आ गया। दूसरा पार्टिकल उसके बॉडी के सेंटर में है, मतलब जो कमरा है उसके बीच में है। बीच में है मतलब वो किसी दूसरे के साथ विभाजित या साझा नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा उसी का होगा। तो बॉडी सेंटर में जो Z होता है मतलब पार्टिकल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2। कितनी होगी 2। और इसके अंदर पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है 68%। कितनी होती है 68, अप्रॉक्स 68। अगर हम थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में आपका क्या आएगा, थर्ड सेल में आएगा आपका फेस सेंटर सेल FCC। FCC में क्या होता है, FCC में क्या होगा कि पार्टिकल कोने पे है और एक फेस पे भी है। क्या है, कोने पे भी है और फेस पे भी है, ठीक है। कोने और फेस पे भी है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो है ये 4R हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये A है और ये A है। जब एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हाइपोटेनियस निकालनी होती है तो क्या होता है, दोनों साइड के स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो A 2A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2a। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R आ जाएगा √2 4a, ठीक है। तो A और R में इसमें फेस सेंटर में रिलेशन ऐसा होगा। अब अगर हम देखें इसमें कितने पार्टिकल आएंगे एक फेस सेंटर यूनिट के पास, क्रमांक कितना होगा उसका, तो अगर हम देखें तो 8 कॉर्नर पे होंगे, तो 8 डिवाइडेड 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस फेस में होंगे, फेस पे होगा। अब मान लीजिए एक फेस है ना, किसी कमरे का एक फेस है, वो हमेशा दूसरे कमरे के फेस से ही टच होगा। फेस 2 कमरे के बीच में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी का घर पिलर लगा के बनता है तो वो क्या करते हैं, बीच में पर्दा से जोड़ देते हैं, 2 कमरे को एक पर्दा से जोड़ देते हैं। तो वो फेस कितने कमरे को टच कर रहा है, वो पर्दा कितने को कर रही, 2 कमरे को। तो अगर उस पर कोई पार्टिकल है तो वो कितने में विभाजित होगा, 2 लोगों में विभाजित होगा। तो यानी कि पार्टिकल विभाजित होगा तो एक को कितना मिलेगा 1/2। ऐसे कितने फेस हैं, ऐसे 6 फेस हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितने पार्टिकल आएंगे 4। जब इसमें पैकिंग इफिशिएंसी की बात करोगे तो कितनी होती है 74%। कितनी होती है 74%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल जो सेल है, सिंपल सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो 52%। बॉडी सेंटर सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो 68%। फेस सेंट्रल सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो 74%। पार्टिकल की बात करेगा तो सिंपल सेल में कितना पार्टिकल आता है, तो Z बराबर 1 आता है।
फिर बात करेगा कि बॉडी सेंटर में पार्टिकल कितने आते हैं, तो Z बराबर कितना आएगा 2 आएगा। और जब वो बात करेगा आपका किसमें फेस सेंटर में, तो Z बराबर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें पैकिंग की, कि आप जो बार बार पैकिंग एफिशिएंसी बोल रहे हैं वो होता क्या है, तो कुछ नहीं होता। देखो पैकिंग अगर 1D में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 गोल गोल ऐसे घुमाते जाएंगे, तो ये हो गई 1D में पैकिंग लीनियर। अगर हम 2D में कर रहे हैं तो 2D में 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार से कर सकते हैं? हो सकता है कि हम जो पैकिंग कर रहे हैं उसमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, है ना, एक कण को दूसरे कण के ऊपर रखो। एक तो ये टाइप हो गया 2D में, है ना, 2D का ये 1D का था। 2D में एक तो ये टाइप हो गया। एक टाइप ये होगा कि एक गोले को दूसरे गोले के ऊपर ना रखकर हम क्या करें, उसके जो इंटरस्टिशियल वॉइड बन रहा है, जो उसमें स्पेस आ रहा है, जो उसमें धसाव बोलते हैं ना, उसमें है, उसमें जाके रख दें। तो ये 2D का दूसरा पैकिंग हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएगा, ये हो गया पैकिंग। तो इस प्रकार से हम पैकिंग करते हैं। जब 3D की बात करें तो इसमें बन रहा है स्क्वायर और इसमें बनेगा हेक्सागोन, है ना, क्या बन रहा है, हेक्सागोन। इसमें स्क्वायर, तो इसीलिए इसको स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं और इसको हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। ये किस में है, 2D में। 3D में जब बात करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसके जैसी लेयर, एक लेयर ये थी, एक दूसरी लेयर लाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, है ना, तो वो बनेगा और क्यूबिक वाला बनेगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसा ये हेक्सागोनल वाला है इसको इसी के ऊपर रख देंगे। तो इनमें बनते हैं 2 प्रकार के वॉइड और वहाँ से आता है क्वेश्चन, एक MCQ टाइप। क्या आता है कि जो वॉइड बनता है तो एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। वॉइड क्या होता है, देखो जब तुम स्क्वायर को, 2 बॉलों को आपस में जब रखते हो तो तुम देखते हो उनके बीच में कोई खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं, यानी कि छिद्र कहते हैं। तो वो छिद्र बनता है इनमें। अब छिद्र बनता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो भैया इनका नाम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल आकार के आधार पर नहीं है, केवल और केवल कणों की ऐसी व्यवस्था है जिस आधार पर इनका नाम टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। तो कैसी व्यवस्था है, तो इसमें जो व्यवस्था है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, उसका मतलब है कि उसमें कितने कण, तो 3 ये है। इसके ऊपर एक नया कण रख देंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे, नया कण, है ना। तो यानी कि इस छिद्र को 4 पार्टिकल से संपर्क से होने से बन रहा है। ये छिद्र 4 पार्टिकल रखे तो उनके बीच में जो जगह है उससे बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। जब आप ऑक्टाहेड्रल की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, 6 पार्टिकल के, कितने, 6 पार्टिकल के संपर्क में आने से, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो 6 पार्टिकल के संपर्क में आने से बन रहा है, इसलिए उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि जितने भी कण होंगे उसका डबल बनता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये होता है 2n, और जितने भी कण होंगे उनके बराबर ही बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो क्या बोल दिया कि जितने भी किसी भी सेल के अंदर कण आ रहे होंगे उसके डबल बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, कणों का 2 गुना, और अगर किसी के भी जितने कण हैं उतने ही बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो भैया इससे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो आपको क्या दे देगा, वो दे देगा कि हमने A पार्टिकल को किसी सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा और B पार्टिकल को उसी सेल के, है ना, कहाँ रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए उस सेल का फॉर्मूला क्या होगा, उस सेल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप सॉल्व कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ अच्छा उठ के सीधा सीधा आता है। तो A पार्टिकल को उसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख दिया, B पार्टिकल को उसने टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिया। ठीक है, तो हमने इसमें बेसिक आपको जल्द से जल्द आपको क्या किया है कि सॉलिड स्टेट जितना ज़्यादा जल्दी कवर कर सकें शॉर्ट पॉइंट में, वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये कुछ टाइप के हमने सेल थे जो मतलब ये सॉलिड थे जिनके बारे में आपको बताया, टेबल से डायरेक्ट याद करने का इसमें कुछ खास नहीं। कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना, नॉन पोलर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है नॉन पोलर हो सकता है और पोलर हो सकता है, अणुओं के बीच में बनता है। तो फोर्स या अट्रैक्शन क्या लगेगा, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो नॉन पोलर और पोलर है।
तो किससे बना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके अणु होंगे। नॉन पोलर वाले में जो आकर्षण बल लगता है वो लगता है डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। क्या लगता है? अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय ठोस अणु के बीच में आकर्षण बल लगेगा, कौन सा आपका लगेगा? लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना है। पोलर वाले की बात करेंगे, पोलर ध्रुवीय अणु जो ठोस होगा, ध्रुवीय ठोस जो होगा, ध्रुवीय अणु ठोस जो होगा, उसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, ये उदाहरण याद रखना है ना। मोलिकुलर सॉफ्ट जो अणु होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं, वो मोलिकुलर सॉलिड हमेशा क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे और विद्युत के इंसुलेटर होंगे, सॉफ्ट होंगे और विद्युत के इंसुलेटर होंगे। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले सॉलिड देखोगे अणु में, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो हार्ड होंगे, वो भी क्या होंगे? विद्युत के इंसुलेटर होते हैं। और अगर हम बात करें तो H2O यानी कि आइस, वो एक मोलिकुलर सॉलिड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर हम बात करें आयनिक सॉलिड के, तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, किससे मिलकर बना है? तो वो आयन से मिलकर बना है। उसके अंदर जो फोर्स है, तुम जानते हो आयंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है ना, तो वो बल है कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। वो हार्ड होते हैं आयनिक सॉलिड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ये विद्युत के सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक यानी कि इंसुलेटर होते हैं, परंतु मोल्टन और एक्वस स्टेट में, मोल्टन यानी कि गलित और जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। और तीसरा मेल्टिंग पॉइंट भी इनके क्या होते हैं? हाई होते हैं। फिर अगर हम लास्ट में बात करें मेटेलिक सॉलिड की बात करें, तो मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव मेटल आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव मेटल आयन है, वो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज, वो सी, वो समुद्र भरा है इलेक्ट्रॉन के, उसके अंदर एक मेटल आयन पड़ा है, तो उस प्रकार का सॉलिड क्या कहलाता? मेटेलिक सॉलिड। तीसरा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है वो है एटम्स। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इनके एक अलग अलग, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये भी हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, परंतु विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, मतलब विद्युत को पास नहीं करेंगे। और इनके भी क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। कारण क्या है? इनकी 3D त्रिविमीय संरचना। कारण क्या है? इनकी त्रिविमीय संरचना। ठीक है, तो ये आपको एक टाइप ऑफ सॉलिड है, किस तरह के कण से मिलके बने हैं, कौन सा उनमें आकर्षण बल है, उदाहरण क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, विद्युत के चालन करेंगे या नहीं करेंगे, कथनांक मतलब गलनांक उनका क्या होगा। तो ये हमने आपको इस टेबल के माध्यम से बताया। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो एक और NCERT में टेबल बनी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार की 7 क्रिस्टल सेल जो है, ब्रेविस लैटिक सेल जो होती, उनको इन्होंने बताया है। तो अगर इनमें हम पहली बात करें तो क्यूबिक की, क्यूबिक की मतलब उसके अंदर क्यूब बनेगा। क्यूब क्या होता है? क्यूब के अंदर सारे कोण 90-90 के होंगे और सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर होगी A। तो A बराबर B बराबर C होता है। अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। होती कौन सी है? प्रिमिटिव प्रकार की होती है, फेस सेंटर होती है, बॉडी सेंटर होती है। पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव का मतलब, जब बोलिए मेरे साथ, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जहाँ सारे कण जो हैं वो केवल और केवल कॉर्नर में हैं। कहाँ है? कोनों पर है। जब हम अगर बात करें बॉडी सेंटर की, तो कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी है, जो बॉडी है उसके सेंटर में भी। बात करें हम फेस सेंटर की, तो उसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के फेस में भी है, मतलब किसी जो फलक है, फेस है, उसके ऊपर भी उपस्थित है। इनके उदाहरण है NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर। अगर हम बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में दो साइड लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो सकती है, हाइट अलग हो। तो टेट्रागोनल में होता है A इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C, है ना। A इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C। और इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे? तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण है प्रिमिटिव, है ना, और बॉडी सेंटर। उदाहरण क्या है? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर। उदाहरण है वाइट टिन, SNO2 TiO2। अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक की, कौन से की बात करें? ऑर्थोरोम्बिक, है ना। नाम क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन कोण अभी भी बराबर है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। आप देखो, क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में
क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के अंदर कोण अल्फा बीटा गामा बराबर 90 90 90 होंगे। बस याद क्या करना है, पहले वाले में तीनों भुजाएं बराबर, फिर एक में एक भुजा कम हो गई वो बराबर नहीं होगी, फिर ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो इतने तीन याद हो गए। नेक्स्ट में चले तो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, कौन नाम क्या है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। उसके अंदर अब हमें फिर से वही पुनः आ जाना, अब हमें भुजाएं बराबर रखनी है और एंगल को गलत करना है। तो हमने देखा तीनों भुजाएं बराबर होगी, ABC बराबर होगा, एंगल कितना 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो नाम हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल। आप हेक्सागोनल की बात करो तो हेक्सागोनल के अंदर एक भुजा बराबर नहीं होगी, दो भुजा बराबर होंगी, और अल्फा बीटा तो 90 के होंगे पर गामा क्या होगा 120 का होगा। मोनोक्लिनिक की बात करोगे तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, दो कोण 90 के होंगे, एक कोण 90 का नहीं होगा। जब ट्राइक्लिनिक की बात करोगे तो तीनों भुजाएं भी 90 की नहीं होंगी, तीनों कोण भी 90 के नहीं होंगे, मतलब सॉरी तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी और तीनों कोण भी 90 के नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ डिफेक्ट्स है ना, कुछ कुछ सेल और आपको इस चैप्टर सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एग्री बायोकेमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।